Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, good afternoon. नमस्कार, राधे राधे. यस. कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे? तो सबसे पहले तो बेटा मेरा क्वेश्चन यही रहेगा, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर हैं? प्लीज लेट मी नो. बताइए. ऑडियो वीडियो. ऑडियो का बहुत दिक्कत आ रही थी 2 हफ्ते से. तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, ऑडियो क्लियर है? वीडियो तो पहले भी क्लियर ही था, फिर भी आप लोग कंफर्म कर दीजिए, कॉज जो नया सीपीयू आया उसमें वीडियो कैप्चर डिवाइस ही नहीं था. तो तुम लोगों के लिए मैं इंजीनियर बनी. मैंने पिछला सीपीयू खोला, उसमें से मैंने वो कैमरा कैप्चरिंग डिवाइस निकाला. मैंने नया सीपीयू खोला, उसमें उसको लगाया. तो है ना, तेरे प्यार में क्या क्या ना बना मीना. तो तुम लोगों के प्यार में तो मैं इलेक्ट्रीशियन बन गई. यस. तो सब क्लियर है. आई एम रियली सॉरी, ऑल्दो इट वाजंट माय फॉल्ट, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं माफ़ी मांगूंगी बेटा. टेक्निकल रीज़न से सीपीयू ख़राब हो गया था, इस वजह से हमारी 3 दिन क्लास नहीं हो पाई. और 3 दिन क्लास नहीं होना मतलब हम सीधा 3 लेक्चर डिले हो गए, है ना. हो सकता है आज, इनफैक्ट 4 दिन क्लास नहीं हो पाई, क्योंकि लास्ट सैटरडे भी हमें क्लास मिली थी, लास्ट टू लास्ट सैटरडे. वो भी हम नहीं ले पाए थे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, है ना. माइक इशू. माइक इशू ना होता तो हम उस दिन भी क्लास ले लेते और उसके बाद वाले वीक में भी क्लास ले लेते, लेकिन माइक इशू की वजह से हम क्लास नहीं ले पाए, है ना. और अगर वो हमारी चारों क्लासेस हो जाती तो आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे होते. लेकिन ठीक है, जो भगवान को मंजूर था. ठीक है, समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा तो आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, तो हम भी उसे भगवान की मर्जी मान के ही आगे बढ़ते हैं. चलिए. तो AIR टेस्ट हुआ था हमारा. अच्छा, आप लोगों के लिए नहीं था शायद से, वो 1.0 वाले बच्चों के लिए था. कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए भी होगा, सो जस्ट डोंट वरी. हाँ जी, थैंक यू बेटा. चलिए स्टार्ट करते हैं. प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज है बेटा लेक्चर नंबर 7. और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उससे पहले जल्दी से हम देख लेते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था. तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था सबसे पहले पेशी ऊतक, और दूसरा बेटा हमने डिस्कस किया था तंत्रिका ऊतक. हमने मस्कुलर और नर्वस दोनों टिश्यू की बात कर ली. जनरली बेटा ये दोनों टिश्यूज में इस चैप्टर में जनरली मैं नहीं पढ़ाती हूँ. मैं पेशी ऊतक गमन एवं संचलन में पढ़ाती हूँ, तंत्रिका ऊतक मैं बेटा तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय में पढ़ाती हूँ. तो यहाँ मैंने बेटा इस बार उसको साथ में ही कवर कर दिया कि आगे हम दौड़ा लेंगे थोड़ा सा सिलेबस. ठीक है. आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे कॉकरोच की. तो जल्दी से बेटा आप मुझे बताइए, लास्ट अब तक हमने जो भी पढ़ा है आपको बिल्कुल क्लियर है? गिव मी थम्स अप. यस, एक बार थम्स अप कर दे बेटा. अब अच्छा लग रहा है कनक, है ना? आवाज नहीं आ रही है ऐसी उल्टी सीधी कोई भी. हाँ जी, एक बार थम्स अप कर दीजिए. मैम अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो सब क्लियर है बेटा? कहीं नहीं थी, मैं यहीं थी, घर पर ही थी. और एक आध क्लास लेने के लिए मैं दूसरा स्टूडियो चली जाती थी, बट सारे क्लासेस लेने नहीं जा पाई. वो मेरी दिक्कत थी. यस, पेपर इजी था. हाँ जी, क्लियर है. चलिए, तो शुरू करेंगे बेटा. आज हम कॉकरोच, जिसको हम तिलचट्टा बोलते हैं हिंदी में, हम कॉकरोच ही बोलेंगे. ठीक है, विल नॉट से तिलचट्टा अगेन एंड अगेन. तो हेडिंग डालिएगा कॉकरोच. जिस किसी के पास पुरानी एनसीईआरटी है, वेल एंड गुड. ठीक है, आपको अलग से नई खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे. लेकिन जिनके पास भी बेटा न्यू एनसीईआरटी है, पुरानी एनसीईआरटी नहीं है, आप सबको मैं बताना चाहूंगी कि टेलीग्राम चैनल पर मैं इस चैप्टर का पीडीएफ अपलोड कर चुकी हूँ. ठीक है, तो सिर्फ एक चैप्टर के लिए बेटा आपको एनसीईआरटी पुरानी वाली खरीदने की जरूरत नहीं है. इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे चुकी हूँ. आप लोग वहां से पीडीएफ निकाल करके पढ़ सकते हैं. ठीक है, वैसे तो मैं पूरी एनसीईआरटी क्लास में ही पढ़ाती हूँ, तो आपको ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना. चलिए बढ़े आगे.
तो सबसे पहले बेटा जब हम कॉकरोच की बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉकरोच एक एनिमल है, ठीक है, लेकिन एनिमल तो हम भी हैं, एनिमल तो हाथी भी है, एनिमल तो व्हेल मछली भी है, एनिमल तो चींटी भी है। इतने सारे एनिमल्स को हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? तो जो आपका कॉकरोच है बेटा, ये आपके प्राणी जगत में, प्राणी जगत यानी कि एनिमल किंगडम में, एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा संघ, आर्थ्रोपोडा संघ है ना, आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर इंसेक्टा वर्ग से संबंधित है, ठीक है, इंसेक्टा वर्ग, इंसेक्टा क्लास से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कॉकरोच क्या है। कॉकरोच एक एनिमल है, एनिमल में भी ये आपका एक आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में भी ये आपका एक इंसेक्ट है, ठीक है। बहुत छोटी छोटी सी बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें, कुछ बहुत ज्यादा यहाँ पर ना रटना है, ना यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा यहाँ पर आपको दिमाग लगाने वाला टॉपिक अभी है ही नहीं, ठीक है। दिमाग लगाने वाला टॉपिक आगे आएगा, जब आएगा तो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर आपको बिल्कुल गिनी चुनी चीजें ही पढ़नी है, गिनी चुनी चीजें ही देखनी है। हालांकि आपके सिलेबस में अब ये नहीं है, नीट में है नहीं है अभी हम नहीं कह सकते, हालांकि नीट 2025 में यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। जनरली इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं, एक ऊतक से आता है, एक कॉकरोच से आता है, एक मेंढक से आ सकता है, लेकिन इस साल 2025 में तीनों क्वेश्चन बेटा मेंढक से ही आए हैं। लेकिन फिर भी हमें पढ़ना तो है, क्योंकि अभी तक एनटीए ने बिल्कुल खारिज भी नहीं किया है सिरे से कि नहीं हमने कॉकरोच सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए हमें पढ़ना है, ठीक है। तो पहली चीज बेटा आपका जो कॉकरोच है ये आपका एनिमल किंगडम के अंदर आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर इंसेक्टा क्लास का सदस्य है, इंसेक्टा क्लास का मेंबर है, पहली चीज, ठीक है। अब ये जो कॉकरोच है बेटा ये लिख लिया सबने, साथ साथ लिखते चलेंगे अपन, है ना, कोई बात के लिए तो नहीं रख रहा है ना। एक मिनट कुछ नोटिस आ रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो अपनी हो गई है। दूसरी चीज बेटा अगर हम इसमें बात करें तो आपका जो एनिमल किंगडम है, एक मिनट रुकना यार, कलर थोड़ा डार्क रखना है अपने को ना। दूसरी चीज बेटा ये कि ये जो कॉकरोच है ये कॉकरोच के रंग कैसे देखने को मिलते हैं। तो अगर हम बात करें इनके रंग की तो ये जनरली आपको गहरे भूरे, मतलब जिसको हम ब्राउन कलर बोल सकते हैं, ठीक है, या काले रंग के देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली ये आपको गहरे भूरे या काले रंग के देखने को मिलते हैं, ठीक है। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करें, ट्रॉपिकल रीजन्स मतलब उष्ण कटिबंधीय जो एरिया होते हैं वहां पर बेटा ये आपको चमकीले लाल हरे पीले रंग के भी देखने को मिल सकते हैं, मिल सकते हैं, ठीक है। कहां पर? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, ट्रॉपिकल रीजन्स में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये आपको चमकीले रंग के भी देखने को मिल सकते हैं, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें रंग के अलावा इनका अगर हम आकार देखें, ठीक है, यहाँ हम बात करेंगे इनका साइज क्या होता है, ठीक है। तो साइज में बेटा जनरली ये आपको 0.6 सेंटीमीटर से लेकर के 0.6 से लेकर के 7.6 सेंटीमीटर के, या आप इनको 1/4 से लेकर के लगभग 3 इंच तक देख सकते हैं, ठीक है। जनरली जो आपको कॉकरोच देखने को मिलेंगे उनका साइज लगभग ऐसा रहता है, ठीक है। तीसरा बेटा हम बात करें जो कॉकरोच होते हैं ये रात्रिचर होते हैं। रात्रिचर मतलब कि नॉकटर्नल होते हैं, रात को निकलते हैं, अंधेरे में निकलते हैं,
ठीक है। ये सर्वभक्षी होते हैं, सब कुछ खाते हैं, ये सर्वभक्षी होते हैं, ये ओमनीवोर्स होते हैं, ठीक है, ये सब कुछ खाते हैं, ठीक है। ये नम जगह पर रहते हैं, नम स्थान पर देखने को मिलते हैं, ह्यूमिड रीजन में बेटा ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये इनकी और एक विशेषता हो गई, ठीक है। इसके अलावा बेटा अगर हम देखें, कॉकरोच का हमारे जीवन में कोई खास उद्देश्य है नहीं, ठीक है। हमारे जीवन में कॉकरोच कोई भी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे घर में रह करके बीमारियां फैलाने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमारे लिए ये कहीं से कहीं तक लाभकारी नहीं है, हमारे घर में रह करके ये केवल और केवल बीमारियां फैला रहे हैं। खान अलीजा लिख रही है मैम 34 से 53 मिलीमीटर लंबा होता है खान अलीजा, वो पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की बात हो रही है जो हमारी एनसीईआरटी में हम जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो भी आप बोले तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ, आप चाहें तो ब्रैकेट में यहाँ पर लिख सकते हैं कि पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना जो है, ठीक है, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, अमेरिकाना, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की अगर हम बात करें बेटा, जो कि भारत में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रजाति है कॉकरोच की, इसकी बेटा अगर हम बात करें तो ये आपको 34 से 53 मिलीमीटर के देखने को मिलते हैं, ठीक है। जनरली कॉकरोच का अगर हम साइज देखें तो सबसे छोटा कॉकरोच आपको लगभग 1/4 इंच का और सबसे बड़ा कॉकरोच आपको लगभग 3 इंच का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें बेटा पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना की, जो कि भारत में पाई जाने वाली सबसे सामान्य प्रजाति है कॉकरोच की, तो उसके केस में बेटा आपको लगभग ये 34 से 53 मिलीमीटर के साइज के देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां तक सब कुछ क्लियर है। मैम क्लियर स्लाइड नहीं है बेटा, क्या दिक्कत आ रही है स्लाइड में? हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है बेटा स्लाइड में, क्लियर नहीं है? मेरी स्क्रीन पर तो बिल्कुल, हाँ, ये पीड़क होते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, राइट साधिका, ठीक है। तो ये हम लास्ट में पढ़ेंगे जब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की इनकी बात करेंगे, तब मैं इसके बारे में आपको लिखा दूंगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नम्र अली में दे दूंगी। यस मैम, वॉइस सही नहीं है। प्रॉपर सब कुछ चेक होने के बाद बेटा आज की क्लास शुरू की गई है, उसके बाद भी अगर ये बोल रहे हो आप लोग, तो कितने बच्चों को स्लाइड क्लियर नहीं देखने को नहीं दिख रही है? स्लाइड डार्क कर दो बेटा, यही तो आपका ओरिजिनल कलर है स्लाइड का। बोल देती हूँ मैं फिर भी पर चेक करने के लिए, सही है ना? ऑल क्लियर। एक बार ना स्लाइड और वॉइस एक बार आप भी चेक कर लीजिए। वैसे तो बच्चे बोल रहे हैं सही है, लेकिन कुछ बोल रहे हैं जो सही नहीं है। एकदम सही आ रही है, तो फिर जो ऐसा लिख रहे हैं वो स्पैमर्स हैं, आप उनको प्लीज ब्लॉक कर दो। आई होप यू गाइज गॉट माई मैसेज वेरी क्लियर। आपको मेरा मैसेज बहुत साफ साफ मिल गया होगा। वॉइस का कोई इशू नहीं है, ठीक है, स्लाइड का कोई इशू नहीं है। तो अगर किसी को दिक्कत है तो डेफिनेटली यू गाइज आर स्पैमर्स, आप पढ़ने तो नहीं आए हैं तो आप जाओ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा कॉकरोच की सबसे सामान्य प्रजाति, जिसका नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। ये यहीं पर हम लिख लेते हैं, सबसे भारत में पाई जाने वाली जो सामान्य प्रजाति है, ठीक है। यहीं पर आप स्टार बना करके लिख लें, भारत में पाई जाने वाली प्रजाति जो है कॉकरोच की, उसका नाम है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। ठीक है, और अब हम जो भी कुछ पढ़ेंगे बेटा वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना के बारे में पढ़ेंगे। यस सादिका, 3.4 से 5.3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, हमने मिलीमीटर में बात की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा।
हेडिंग डालिएगा कॉकरोच का, क्योंकि ये आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। तो आर्थ्रोपोडा की एक विशेषता होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, और वो ये कि आर्थ्रोपोडा संघ के जितने भी जीव हैं बेटा, उनका शरीर 3 खंडों में विभाजित होता है, सिर, वक्ष और उदर। ठीक है, तो हम यही पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे। इनका शरीर जो होता है बेटा, इनका शरीर 3 खंडों में विभाजित होता है। कौन कौन से हैं वो 3 खंड हैं इनका? सिर, जिसे हम बोलेंगे हेड, वक्ष, जिसे हम बोलेंगे थोरैक्स, और तीसरा हो गया बेटा उदर, इसे हम बोलेंगे एब्डोमेन। ठीक है, तो 3 खंडों में इनका शरीर जो होता है वो विभाजित होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। दूसरी बेटा आर्थ्रोपोडा की जो विशेषता है वो कॉकरोच में देखने को मिलेगी, वो ये कि इनका शरीर काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से ढका रहता है। काइटिन युक्त बाह्य कंकाल से ढका रहता है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन से ढका रहता है। ठीक है, और इस काइटिन युक्त बाह्य कंकाल बेटा ये पट्टियों के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ये जो काइटिन युक्त बाह्य कंकाल है ये पट्टिकाओं के रूप में, मैं भी आपको इसका 3D भी दिखा दूंगी, ये पट्टिकाओं के रूप में पाया जाता है, और इन पट्टिकाओं को बेटा हम कटक कहते हैं। ठीक है, ये पट्टिकाओं यानी कि प्लेट्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्लेट्स के रूप में पाया जाता है, और इन्हें प्लेट्स को बेटा हम कटक कहते हैं, यानी कि स्क्लेराइट्स कहते हैं। ठीक है, पहली चीज, इसका 3D दिखाएंगे हसनैन, डोंट वरी। ठीक है, अब ये जो कटक है ये शरीर के ऊपर भी है, नीचे भी है। ठीक है, तो ये जो कटक शरीर के ऊपर है इनको बेटा हम पृष्ठकांश, और जो नीचे हैं उन्हें हम अधरकांश कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कटक हैं जिनको हमने स्क्लेराइट्स बोला, ये स्क्लेराइट्स बेटा ये पृष्ठ सतह पर यानी कि डॉर्सली पाए जाते हैं, इन्हें हम पृष्ठकांश कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? पृष्ठकांश। ये अधर सतह पर यानी कि नीचे की तरफ भी पाए जाते हैं, इन्हें हम अधरकांश कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम अधरकांश कहते हैं। ये पृष्ठकांश और अधरकांश, ऊपर और नीचे, ये तो हो गए काइटिन के कंकाल। अब ये साइड से आपस में जुड़े हुए होते हैं एक पतली लचीली झिल्ली के द्वारा, और उस पतली लचीली झिल्ली को बेटा हम संधिकारी झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख दें कि ये आपस में संधिकारी झिल्ली द्वारा जुड़े होते हैं। संधिकारी झिल्ली, जिसे बेटा हम बोलेंगे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। ठीक है, संधिकारी झिल्ली द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है। यस, चलिए ये लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसका 3D दिखा दूंगी बेटा। लिख लीजिए एक बार। डन। हो जाए तो बता देना।
यस मैम, आप प्लीज थोड़ा डार्क कलर यूज करिए बेटा। कितना डार्क? ब्लैक पर व्हाइट आई गेस इज द बेस्ट। इंग्लिश क्या लिखिए बेटा? इंग्लिश लिखिए ARTHRODIAL, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, MEMBRANE। ठीक है, इसका हम जरा 3D देख लेते हैं। आ जाइए। कॉकरोच, इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और ये सब क्यों दिखा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच आ जाइए। नो सच बकेट, द स्पेसिफाइड बकेट डज नॉट। ठीक है भाई, तो फिर दिया भी क्यों है तुमने? कॉकरोच, circulatory, digestive, female reproductive system, structure of cockroach, anatomy of cockroach, circulatory, digestive, morphology of cockroach। आइए देख लेते हैं। ये देख लो कॉकरोच। बोर्ड पर जो लाइट पड़ रही है उसको कम कर दीजिए। लो मैं बिल्कुल साइड कर देती हूँ। अभी ठीक है? चलो, ये आप कॉकरोच देख सकते हैं बेटा। ये देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं इसके मूव करते हुए, ये विंग्स हैं, ये पंख है। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? एक बार प्लीज थम्स अप कर दीजिए साथ में। क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल, हाँ जी, ये इसके विंग्स हैं यानी कि पंख है। ठीक है, इसके अलावा बेटा अगर हम देखें इस पंख के नीचे, अब आपको ऊपर की तरफ से तो नहीं दिखेगा पंख के नीचे, लेकिन हम अंदर की तरफ से या नीचे की तरफ से इसको जरूर देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके शरीर पर ये आपको कंपार्टमेंट्स ऐसे दिख रहे हैं ना, मतलब बीच बीच में ऐसे खंड दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये खंड यहाँ पर बेटा जो आपको दिख रहे हैं, इन खंडों के ऊपर एक्चुअल में इसी खंड के हिसाब से काइटिन की पट्टियां लगी हुई हैं। ठीक है, और ये जो काइटिन की पट्टियां हैं बेटा, इसी को हम कटक बोल रहे हैं। ठीक है, ये कटक नीचे की तरफ भी है, ये कटक ऊपर की तरफ भी है। नीचे की तरफ इस कटक की जो पट्टियां हैं इसको बेटा हम अधरकांश बोल देते हैं। ऊपर की तरफ बेटा हम इसको पृष्ठकांश बोल देते हैं। ठीक है, लेकिन साइड में बेटा, साइड में ये अधरकांश, अभी आप यहाँ देख सकते हैं, ये बहुत पतला सा यहाँ पे दिख रहा है। साइड में बेटा कटक नहीं पाया जाता है। साइड में जो पृष्ठकांश और अधरकांश हैं, ये आपस में एक पतली लचीली झिल्ली की मदद से जुड़े होते हैं, पृष्ठकांश और अधरकांश। और उस साइड वाली पतली लचीली झिल्ली को ही बेटा हम संधि झिल्ली, संधिकारी झिल्ली या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलिए, अब आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि इसके 3 भाग, आपको इसका सर भी दिख रहा है, देखो है ना। सर में आपको क्या दिख रहा है? एक जोड़ी नेत्र दिख रहे हैं। ठीक है, इस नेत्र के ऊपर से आप देख सकते हैं ये एंटीने इनके। ठीक है, नेत्र के आगे की तरफ ये एंटीने निकले। ठीक है, एक जोड़ी। इसके अलावा बेटा आप इसके ना यहाँ पे मुख भाग देख सकते हैं। ये क्या है? ये इसका, ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये इसका मुंह है। ठीक है, ये वाला पोर्शन क्या है इसका? ये पूरा मुंह है। अब मुंह में भी इसके क्या क्या है? तो एक इसका ऊपरी ओट है जिसको हम लेब्रम कहते हैं। ठीक है, एक इसका निचला ओट है जिसको हम लेबियम कहते हैं। 2 ओट के अलावा बेटा इसके पास अस्थियां हैं। ठीक है, ऊपर वाली एक जोड़ी अस्थि को हम मैक्सिला कहते हैं, नीचे वाली एक जोड़ी अस्थि को हम ऊपर वाली एक जोड़ी अस्थि को हम मैंडिबल कहते हैं, नीचे वाली एक जोड़ी अस्थि को हम मैक्सिला कहते हैं। ठीक है, तो 6 बेटा इसके मुख भाग हो गए। ऊपर 2 मैंडिबल, नीचे 2 मैक्सिला, ऊपर ओट लेब्रम, नीचे ओट लेबियम। ठीक है, यहाँ तक टैगमैन अभी बताऊंगी बेटा, पंख को कहते हैं। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? सेंड इट टू स्टूडेंट्स बेटा, बिल्कुल करेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है नहीं? तो अब हम इसका एक एक करके भाग पढ़ेंगे। पहले हम इसका सिर पढ़ेंगे, फिर हम इसका वक्ष पढ़ेंगे, फिर हम इसका उदर पढ़ेंगे। सिर की अभी हम बात कर रहे हैं, सिर में क्या क्या है, तो इसको अभी हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम इसके एक एक करके खंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला बेटा जो खंड है वो आप लिखिएगा इसका सिर यानी कि हेड। ठीक है, इसके हेड में क्या क्या है पहले तो आपको वो पता होना चाहिए। तो इसके हेड में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें
एक जोड़ी संयुक्त नेत्र यानी कि अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई पाई जाती है। ठीक है, संयुक्त नेत्र बिना सिर के कैसे रह सकते हैं बेटा, आगे पढ़ाऊंगी ना, स्टार्टिंग में ही नहीं बताना है ये सब हमें। ठीक है, जब हम इसका तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि बिना सिर के भी एक हफ्ते तक कैसे जिंदा रह सकते हैं। डन। चलिए, तो सबसे पहले तो इनके पास एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। क्यों बोलते हैं हम इसको संयुक्त नेत्र, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, दूसरी चीज बेटा, इनके संयुक्त नेत्र के आगे, ठीक है, यहाँ पर एक जोड़ी स्पर्शक यानी कि एंटीने पाए जाते हैं। एंटीने को स्पर्शक ही बोलते हैं, एक बार प्लीज कंफर्म कर देना। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, आप लोगों के पास एनसीईआरटी सामने होगी। स्पर्शक को एंटीने ही बोलते हैं ना, या एंटीने को स्पर्शक ही बोलते हैं ना। ठीक है, तो इनके पास एक जोड़ी स्पर्शक पाए जाते हैं। ठीक है, इनका जो सिर होता है, जो इनका हेड होता है बेटा, वो त्रिकोणीय होता है। कैसा होता है इनका? त्रिकोणीय सिर होता है। ठीक है, ट्राइंगुलर हेड होता है। जो सिर होता है बेटा इनका, वो ट्राइंगुलर होता है, 3 कोने वाला होता है, ट्राइंगुलर हेड होता है। ठीक है, और ये जो ट्राइंगुलर हेड है बेटा, ये शरीर के जो अनुदैर्ध्य अक्ष है उसके 90 डिग्री प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये अगर इनका शरीर है, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा इस तरीके से शीर्ष पाया जाता है। ठीक है, तो ट्राइंगुलर हेड बेटा जो है, ये शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के समकोण पाया जाता है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो सिर है बेटा, ये एक पतली लचीली गर्दन के द्वारा जुड़ा होता है इसके बाकी के भाग से। एंटीने को श्रृंगिका कहते हैं। थैंक यू बेटा। तो स्पर्शक कुछ और होता है, स्पर्शक टेंटिकल्स को बोलते हैं, एंटीने इज श्रृंगिका। थैंक यू। ठीक है, एंटीने को श्रृंगिका कहते हैं। थैंक यू। चलो डन, यहां तक क्लियर हुआ। इसका जो सिर है बेटा, वो शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के 90 डिग्री है। ठीक है, समकोण पाया जाता है। इसका जो सर होता है बेटा, वो इसके शरीर के दूसरे भाग से एक लचीली गर्दन द्वारा, या इसको हम बोल सकते हैं पतली लचीली गर्दन द्वारा जुड़ा होता है। गर्दन कैसी होती है इसकी? पतली लचीली। और ये गर्दन बनती कैसे है, इसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। अमन सिंह लिख रहे हैं, मैम जी आपको गुस्सा दिलाऊं क्या? उससे क्या होगा? ब्लॉक हो जाओगे अननेसेसरली। क्यों? नहीं। नन। यहां तक क्लियर हुआ? कोई डाउट? एक एक चीज डिटेल में पढ़ाते हुए चल रही हूं, है ना? क्लियर है यहां तक ना? अब आ जाओ। इसका जो सिर होता है बेटा, इसमें भी 6 खंड होते हैं, 6 खंडों का बना होता है, 6 खंडों का बना होता है। अब ये 6 खंड कौन कौन से हैं बेटा? तो इसमें बेटा सबसे पहले हो गया एक ऊर्ध्व ओष्ठ, ऊर्ध्व ओष्ठ यानी कि अपर लिप। और ये जो ऊपरी ओट है बेटा, इसको हम बोलते हैं लेब्रम। क्या बोलते हैं? लेब्रम। ठीक है, एक हो गया ऊर्ध्वोष्ठ। दूसरा हो गया बेटा इसमें एक निचला ओट, अधरोष्ठ भी आप इसको बोल सकते हो। एक निचला ओट जिसको हम बोलेंगे लोअर लिप। और ये जो लोअर लिप होता है बेटा, इसे हम कहते हैं लेबियम। क्या बोलते हैं इसको हम? लेबियम, लेब्रम, लेबियम। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनके पास होती है एक जोड़ी मैंडिबल, मैंडिबल, 1 पेयर मैंडिबल ऊपर की तरफ, और एक जोड़ी मैक्सिला।
1 पेयर मैक्सिला। ठीक है, ये लिख लो। AC इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली। क्या दिक्कत हो रही है भाई इसमें? डन, ये लिखिए। नोटेड। छह खंड समझ में आ गए? एक, दो, ये दो है तो तीन चार, और ये दो है तो छह। ठीक है ना? अब इन छह खंडों के बीच में आप ऐसे देखिए। ठीक है, ये हो गया इनका लेब्रम, ये हो गया लेबियम। ठीक है, यहां हो गया बेटा ऐसे। ठीक है, ये हो गया लेब्रम ऊपरी ओट, ये हो गया लेबियम निचला ओट। ठीक है, ये हो गई बेटा मैंडिबल ऊपरी ओर, और नीचे की तरफ बेटा एक जोड़ी हो गई मैक्सिला। अब इंपॉर्टेंट क्या है बेटा इसमें? इसमें मैक्सिला से एक एक जोड़ी, मतलब दोनों मैक्सिला से एक एक मैक्सिलरी पैल्प निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इनको हम बोलते हैं मैक्सिलरी पैल्प। हिंदी अभी मैं इसकी देख लेती हूँ, इसको क्या कहते हैं। ठीक है, और इस मैक्सिलरी पैल्प का काम क्या होता है? जैसे इसकी श्रृंगिका है। ठीक है, श्रृंगिका का क्या काम होगा, कोई मुझे बता सकता है? आप लोगों ने सबने देखा होगा, है ना? अपने को उंगली करने की आदत बहुत होती है लोगों के काम में। ठीक है, हम इंसान के काम में तो नाक लगाते ही हैं, अपनी नाक अड़ाते हैं, उंगली करते ही हैं, लेकिन हम जानवरों को भी नहीं छोड़ते। ठीक है, जानवरों को कैसे नहीं छोड़ते? ये एक्सपेरिमेंट तो सभी ने किया होगा। ठीक है, कॉकरोच आ रहा है सामने से, अपन ने देखा उसके एंटीने चलते हुए आ रहे हैं, हमने आगे हाथ लगा दिया। ठीक है, जैसे ही कॉकरोच सामने से आएगा, उसके ये एंटीने हैं, ये पूरा कॉकरोच है। ठीक है, ये इसके एंटीने हैं। सामने से आ रहा था, 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 जैसे ही हाथ लगाया, कॉकरोच ने फील किया कि यहाँ तो कोई ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल है मतलब यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है, कोई तो बाधा है, रोध है, बैरियर है। उसने तुरंत उससे भापा अपने श्रृंगिका से, और तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। ठीक है, तो ये श्रृंगिका यानी कि एंटीना बेटा, ये संवेदी होते हैं, ये सेंसरी संरचना है, ये सेंसरी स्ट्रक्चर है, ये सेंस करते हैं अपने आसपास क्या हो रहा है, और उस हिसाब से बेटा ये अपनी दिशा बदलते हैं। ठीक है, सबको पता है। चलिए, इसी तरीके से बेटा ये जो मैक्सिलरी पैल्प है, मैक्सिलरी पैल्प को हिंदी में क्या बोलते हैं एक बार देख लेते हैं यार। इसमें नहीं है मैक्सिलरी पैल्प, यहाँ पे भी नहीं लिखा है, यहाँ भी नहीं ही लिखा होगा। यहाँ है क्या? नहीं है, हिंदी में आगे लिखा है, एक मिनट रुक जाओ। तंत्रिका तंत्र हो गया यहाँ पे, यहाँ होगा स्पर्शक, मैक्सिलरी स्पर्शक बोलते हैं इसको हम। ठीक है ना? तो ये जो बेटा मैक्सिलरी पैल्प है, जिनको हम मैक्सिलरी स्पर्शक कहते हैं, ये स्पर्शक का काम भी संवेदी होता है। ये भी अपने आसपास चीजों को भापते हैं और उस हिसाब से अपनी दिशा और दशा को बदलते हैं। ठीक है, तो ये भी सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं। अब इंपॉर्टेंट है बेटा, इन सब के बीच में यहां पर एक संरचना होती है जिसको बेटा हम बोलते हैं हाइपोफेरिंग्स, अधोग्रसनी। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? यही बना लीजिएगा डायग्राम एज इट इज। ठीक है ना? इसे हम बोलते हैं अधोग्रसनी या हाइपोफेरिंग्स। और ये जो अधोग्रसनी है बेटा, ये जिह्वा की तरह कार्य करती है, ये टंग के जैसे कार्य करती है। ठीक है, तो अधोग्रसनी बेटा इसके सभी मुखांगों के बीच में पाई जाती है और ये टंग के जैसे काम करती है। ठीक है, यहीं पर हम एक चीज और लिखेंगे कि इनका जो मुख होता है वो काटने व चबाने वाला होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप होता है, बाइटिंग
एंड च्यूइंग टाइप का इनका मुख होता है। ठीक है, ये जल्दी से बेटा लिख लीजिए। हो जाए तो बता देना। नोटेड हो गया इतनी जल्दी? चले आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इनका मुख कैसा होता है, काटने और चबाने वाला। ये बेटा नीट में आ चुका क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ बेटा इसका जो हेड पार्ट है वो खत्म होता है। एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं कॉकरोच के सर के बारे में। इनका त्रिकोणीय सिर होता है, ट्राइंगुलर हेड होता है। ट्राइंगुलर हेड में बेटा आगे एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र के आगे की तरफ एक पतली सी झिल्ली होती है जिसमें से एक जोड़ी इनके श्रृंगिका यानी कि एंटीने निकलते हैं। एंटीने बेटा संवेदी होते हैं यानी कि सेंसरी संरचनाएं होती हैं। इसके अलावा इनका सिर जो होता है वो 6 खंडों से बना होता है। एक लेब्रम ऊर्ध्वोष्ठ, एक लेबियम निचला ओठ, एक ऊपर की तरफ एक जोड़ी मैंडिबल, नीचे की तरफ एक जोड़ी मैक्सिला। मैक्सिला से बेटा जो संरचना निकलती है दोनों मैक्सिला से एक एक, उनको हम मैक्सिलरी पैल्प बोलते हैं, मैक्सिलरी स्पर्शक बोलते हैं। ये भी संवेदी संरचनाएं हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटा इन 6 भागों के बीचों बीच एक संरचना पाई जाती है जिसे हम अधोग्रसनी या हाइपोफैरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ये हाइपोफैरिंग्स टंग के जैसे काम करती है, जीवा की तरह कार्य करती है। मैम आईज रह गई बेटा, मैंने आपको अभी इतना बताया कि एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। संयुक्त नेत्र के बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है ना। इसके अलावा बेटा इनका जो मुख होता है वो काटने और चबाने वाला होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का होता है। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, हेडिंग डालिएगा मुख के बाद वक्ष, सिर के बाद आ गया आपका वक्ष जिसे हम बोलेंगे थोरैक्स। ठीक है, जो थोरैक्स होता है इनका, इसमें 3 खंड होते हैं, 1 2 3। ठीक है, 3 खंड होते हैं इनके वक्ष में। ठीक है, 3 खंड। सबसे पहला खंड बेटा कहलाता है अग्रवक्ष, इसे हम बोलते हैं प्रोथोरैक्स। बीच वाला खंड कहलाता है मध्यवक्ष, जिसे हम कहेंगे मीजोथोरैक्स। और सबसे पीछे वाला खंड कहलाता है पश्चवक्ष, जिसे हम बोलेंगे मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, 3 इनमें वक्ष में इनके 3 खंड होते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बेटा, इन तीनों खंडों से एक एक जोड़ी पैर निकलते हैं। ठीक है, इन तीनों खंडों से एक एक जोड़ी पैर निकलते हैं। एक, ठीक है, तो इनके पास कितने पैर हो गए? इनके पास 3 जोड़ी पैर हो गए। और ये जो पैर होते हैं इनके 5 भाग होते हैं, हर एक पैर के 5 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं ये 5 भाग? सबसे पहला हो गया बेटा आपका कॉक्सा, हिंदी मुझे देखनी पड़ेगी, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया, टार्सस। ये 5 भाग होते हैं इनकी। मैं हिंदी देख लूं एक बार, रुक जाना। कक्षांग, शिखरक, उर्विका,
अंतरजगिका और गुल्फ। कक्षांग, शिखरक, उर्विका, अंतरजगिका और लास्ट क्या था? गुल्फ। ठीक है, तो इसके 3 जोड़ी पैर हो गए जो कि तीनों वक्षीय खंड से निकल रहे हैं, और तीनों पैर के बेटा ये 5 भाग होते हैं, कक्षांग, शिखरक, उर्विका, अंतरजगिका और आखिरी हो गया बेटा आपका ये गुल्फ, कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है इनके वक्ष में? मिस्टी रॉय, मैंने अभी ओमेटिडिया नहीं पढ़ा है, आपको इतनी जल्दी है तो आप खुद पढ़ लो बेटा प्लीज, मैं हम्बल रिक्वेस्ट। इंग्लिश ही सही है ना हसनैन? हाँ चलिए, मेरा आज एसी काम नहीं कर रहा, बहुत ह्यूमिड हो रहा है रूम में। व्हाट हैपेंड? क्या हो गया है? उल्टा और ह्यूमिड हो रहा है इसको चलाने से रूम में। स्वेटर बंद ही कर दो, बाहर ज़्यादा ठंडा है। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वक्ष में 2 जोड़ी पंख होते हैं। ठीक है, 3 जोड़ी पैर हो गए पहली चीज। ठीक है, और क्या होता है वक्ष में? 2 जोड़ी पंख होते हैं, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स, 2 जोड़ी पंख होते हैं, 2 पेयर विंग्स। पेन मोटा कर दो, मोटा कर दो, इतना गंदा लग रहा है ना मुझे मोटा लिखा हुआ, दिख मतलब मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा बोर्ड बिल्कुल भी। आ जाओ विंग्स भी समझ लेते हैं। तो ये 1 2 3, तीनों इनके थोरैसिक खंड हो गए, वक्षीय खंड हो गए। इन तीनों खंडों से, इन 3 में से सॉरी 2 खंडों से बेटा पंख निकलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पश्च पंख या पश्च वक्षीय पंख, हाइंड विंग्स या मेटा थोरैसिक विंग्स। क्योंकि ये आखिरी खंड से निकल रहे हैं इसलिए ये पश्च पंख हो गए, बाद वाले पंख हो गए। पश्च पंख की खासियत क्या होती है बेटा? ये पारदर्शी होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, और ये उड़ने में मदद करते हैं। ठीक है, ये उड़ने में सहायक होते हैं। डन, इतना ही आपको पता होना चाहिए। जो इनके अग्रपंख होते हैं बेटा, अग्रपंख जो होते हैं वो निकलते हैं इनके मध्य वक्षीय खंड से। ठीक है, अग्रपंख कहां से निकलते हैं बेटा? इनके अग्रपंख निकलते हैं मध्य वक्षीय खंड से। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ये हो गए इनके अग्रपंख। इन्हीं को बेटा हम मध्यवक्षीय पंख बोलते हैं, मध्यवक्षीय पंख। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? टेगमेन। टेगमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं यार? टेगमेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? 1 मिनट रुक जाना। प्र से तो कुछ बोलते हैं, प्रवार, प्रवार। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? प्रवार, प्रवार। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं फोरविंग्स या मीजोथोरैसिक विंग्स, या इन्हें हम बोलते हैं टेगमेन। और ये बेटा आपके नीट 2000
21 या 22, आई गेस 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये आपका 2000, एक बार चेक कर लेना, 21 या 22 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, कि टैगमेन क्या होते हैं, आपको टैगमेन पता होने चाहिए। तो कॉकरोच के जो आगे वाले पंख होते हैं इनको बेटा हम टैगमेन या प्रवार कहते हैं। इनकी क्या खासियत होती है बेटा, तो ये प्रवार अपारदर्शी होते हैं, अपारदर्शी यानी कि ओपेक होते हैं, ठीक है, ये मोटे होते हैं और ये पश्च पंख को ढके रहते हैं, पश्च पंख को ढकते हैं जब विश्राम अवस्था होती है तब, ठीक है। विश्राम अवस्था में ये जो अग्र पंख होते हैं ये पश्च पंख को ढकने का काम करते हैं, ठीक है। यहाँ तक परिवार नहीं होता है, मिस्टर क्या नाम था, प्रवार होता है, परिवार नहीं प्रवार। यस 2022 में ही आया है। डन, थैंक यू बेटा। एसी को क्या हो गया है यार, व्हाई इट इज नॉट वर्किंग। आई मीन वर्क तो कर ही रहा है बट ठंडी हवा नहीं आ रही तो उमस हो रही है उल्टा रूम में और ज़्यादा। आई नीड टू कॉल इलेक्ट्रीशियन राइट नाउ, आफ्टर द क्लास आई विल कॉल। हाँ मतलब इतने दिन में रूम ठंडा हो जाता था, आज ना हो रहा। डन। विशाल प्रजापति जी, इतनी इज्जत जो आपने अपने नाम के आगे लिखी है, क्योंकि आपको पता है करम आपके ऐसे ही कोई और तो इज्जत देने से रहा है ना। विशाल खुद ही लिख लिया है अपना नाम, विशाल प्रजापति जी, क्योंकि तेरे कर्म ऐसे हैं कि कोई तुझे इज्जत ऐसे तो देगा नहीं। मेरे फ्रेंड बनोगे या दोस्ती करोगे, ऐसे तो कोई इज्जत देने से रहा ना तेरा ये कमेंट पढ़ने के बाद। मैं तो बिल्कुल ना दूं, चांटा और दे दूं यहाँ से उड़ता हुआ हवाई। अभी नया लगवाया था यार। हाँ जी डन। रूम में मेरे भूत है, भूत से याद आया 2023 की बात है। हाँ मैं क्लास दे रही थी उम्मीद की और अचानक से मैं लिख रही हूँ और पानी आया मेरे ऊपर। मतलब हम ऐसी जगह तो रहते नहीं कि जहाँ छज्जा फट जाए तो पानी आ जाए या लीकेज हो जाए, ऊपर बारिश हो। बाहर बारिश हो रही थी लेकिन मेरे ऊपर पानी कैसे आ सकता है। तो मैं अच्छा खासा पढ़ा रही थी और एकदम से पलटी, मैं डर गई पानी कहाँ से आया। फिर मुझे कुछ नहीं समझ में आया, फिर मैंने तो देखा, मैं फिर लिखने लग गई मैं लिखने लग गई तो फिर पानी इस बार मेरे ऊपर नहीं, पानी बोर्ड पर भी आया तो बच्चों को भी दिखा, तो मैं फिर डर गई। अब मैं दिमाग लगा रही हूँ कि पानी आ कहाँ से रहा है, क्योंकि छत फटेगी भी तो भी ऊपर एक और मंजिल है भाई, पानी नहीं आ सकता। खिड़कियां सारी बंद हैं और खिड़की की तरफ अलमीरा भी थी तो पानी नहीं आ सकता। तो बड़ी टेंशन बाद में मैं मतलब मेरा लाइव चल रहा था, यूट्यूब पे चलती है ना उम्मीद की क्लासेस। मेरी मम्मा आई हुई थी तब, वासु महीने भर का था तो वो संभाल रही थी वासु को और मेरे हस्बैंड भी उस दिन घर पे थे। थोड़ी देर बाद मुझे हंसने की आवाज़ आई बाहर से, तो मैं समझ गई कुछ तो गड़बड़ है तो मुझे पता है, लेकिन मैंने फिर अवॉइड किया। फिर मैं लिखने लगी, इतने में जैसे मैं एकदम पानी आने से पहले ही मुड़ गई तो मुझे मेरे हस्बैंड ऐसी पिचकारी लेकर के वहाँ पे, वासु हुआ था 1 महीने का था तो होली के लिए मैंने ना उसका फोटोशूट कराना था तो पिचकारी मंगवाई थी छोटी सी गन वाली तो मैं पानी आने से पहले तुरंत पलट गई तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ऐसे वो छोटी सी पिचकारी ऐसे करके ऐसे जस्ट उन्होंने पोजीशन ली थी और मैंने एकदम से देख लिया मुझे इतनी जोर से हंसी आई और मैंने रंगे हाथों में पकड़ा तो इनको लगा मैं लिखूंगी तब तक ये वापस से करेंगे, तो मैं समझ गई कुछ तो। मुझे बाहर से हंसने की आवाज आ गई थी मम्मी की और इनकी, तो मैं एकदम से पलटी। ये तैयार नहीं थे तब तक, ये अपनी पोजीशन बना रहे थे तब तक मैंने ओहो चलो बड़े आगे। सो दिस इज ऑल अबाउट थोरैक्स। थोरैक्स में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए। मैं वापस से रिवाइज करा देती हूँ। और एक चीज आपको थोरैक्स में पता होनी चाहिए कि ये जो अग्रपंख है ना बेटा, ये सॉरी जो अग्रवक्ष है, यही अग्रवक्ष थोड़ा इस तरीके से आगे को मुड़ा होता है,
सॉरी आगे की तरफ एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। और ये अग्रवक्ष का जो एक्सटेंडेड भाग है, अग्रवक्ष जो आगे की तरफ निकला हुआ है, इसी को बेटा हम गर्दन बोल देते हैं, ठीक है। जिससे कि इनका जो त्रिकोणीय सिर है वो इस तरीके से अटैच्ड होता है, ठीक है। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है। इन गर्दन कुछ अलग से संरचना नहीं है। गर्दन बेटा इसका जो वक्ष है, वक्ष का जो सबसे पहला खंड है अग्रवक्ष, यही अग्रवक्ष आगे की तरफ जो एक्सटेंडेड है, यही अग्रवक्ष बेटा गर्दन बनाता है। गर्दन इनकी बहुत ही पतली लचीली होती है और यही कारण है बेटा कि जो कॉकरोच है ये सभी दिशाओं में अपना सिर घुमा सकता है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनकी जो गर्दन होती है, कहाँ लिखी है, कहीं तो लिखा है ना, ठीक है, ठीक है, पतली लचीली होती है और यही कारण है कि ये सभी दिशा में अपना सर घुमा सकते हैं, सभी दिशा में सिर घुमा सकते हैं, क्योंकि इनकी जो गर्दन होती है वो बहुत ही पतली और लचीली होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? डन। ये हो गया बेटा वक्ष। आदत इतनी खराब है ना, एसी से गर्म हवा आ रही है तो भी मैं जाके बार बार एसी के सामने खड़ी हो जा रही है, यार थोड़ी तो हवा दे दो। हाँ, सब टेक्नीशियन सोचते हैं कि आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, ये बात तो सच है यार। मतलब टेक्नीशियन क्या, मैं खुद सोचती हूँ, तुम लोग भी तो सोचते हो कि मैडम के साथ ही क्यों होता है, मैडम की क्लास में सबसे ज्यादा दिक्कतें क्यों होती है, और किसी के साथ तो नहीं होता है ना। चलो आगे बढ़े। सो दिस इज अबाउट दी गर्दन, सॉरी वक्ष। अब हम बात करते हैं इसके तीसरे खंड की। तीसरा खंड है बेटा उदर, और उदर में बेटा 10 खंड होते हैं, ठीक है। उदर 10 खंडों का बना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें, सिर में कितने भाग होते हैं? सिर में 6 भाग होते हैं, ठीक है। वक्ष में 3 भाग होते हैं और उदर में 10 भाग होते हैं। चाहे नर हो चाहे मादा हो, दोनों में ही ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है मेंशन करनी, कि ये इसमें जो मादा होती है, ठीक है, जो फीमेल कॉकरोच होती है मादा, ठीक है, इसमें 7वां अधरक, ठीक है, इसमें 7th अधरक। अधरक मतलब अधरकांश की बात कर रहे हैं, जो नीचे की तरफ जो इसका कटक है, ठीक है। कटक हमने देखा था ना, काइटिन का बाह्य कंकाल, जो ऊपर की तरफ भी है नीचे की तरफ भी है। ऊपर की तरफ ने हमने उसको पृष्ठकांश बोल दिया, नीचे की तरफ हमने उसको अधरकांश बोल दिया। तो इसका जो 7वां अधरक है बेटा, ये नौकाकार होता है। कैसा होता है? नाव के आकार का होता है, ठीक है। ये बोट शेप्ड होता है, नाव के आकार का होता है, ठीक है। और ये 7वां अधरक 8वें और 9वें अधरक के साथ मिलकर, ये तीनों अधरक मिल करके 7वां 8वां और 9वां, ये मिलकर के बेटा इसका जनन कोष्ठ बनाते हैं, यानी कि जेनाइटल चैम्बर बनाते हैं, ठीक है। डन। ये जल्दी से लिख लीजिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे बेटा उधर अपना क्या है यार, हाँ, जब हम कॉकरोच का जनन तंत्र पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पर बेटा हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना लिख लो, ठीक है ना। ये हो गया मादा। अब हम बात करें नर की, तो नर में केवल जो 8वां पृष्ठक होता है, ठीक है ना, 8वां पृष्ठक 7वें अधरक द्वारा ढका रहता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, अभी इसमें केवल आप इतना ही लिखिए और आपको कुछ नहीं जानना है। अब कॉकरोच में एक चीज आपको देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। मैम इंग्लिश में भी बताओ, टेस्ट इंग्लिश में हो रहा है। हाँ प्रीति, ये तो
कमाल बात हो गई है ना। आप लोगों का क्या बोलते हैं उसको, अरमान पूरा हो गया। आप लोगों की डिमांड थी वो पूरी हो गई कि मैडम टेस्ट इंग्लिश और हिंदी दोनों में करवाइए। यस, हैप्पी बर्थडे शिवानी, क्योंकि मैडम नीट में तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी ये चीज़ स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया नर और मादा का। अब यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, लैंगिक द्विरूपता। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल मतलब सेक्सेस, मेल है फीमेल है, ठीक है। डाई मतलब दो, रूप मतलब देख करके आप बाहरी रूप से बता सकते हो कि कौन सा नर है कौन सा मादा है, ठीक है। तो कौन से ऐसे लक्षण है जिसको आप देख करके बता सकते हो? तो सबसे पहला बेटा जो लक्षण है वो ये कि नर में जो अग्रपंख होते हैं जिनको हम प्रवार कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रवार, है ना, टेगमेन, ये उदर के आखिरी खंड से भी, आखिरी खंड से आगे तक होते हैं, ठीक है, पहली चीज। और दूसरी चीज बेटा, नर में गुदा लूम उपस्थित होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं एनल स्टाइल्स, ठीक है। अब इसको याद रखने के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि लड़कियां तो भाई मेकअप करती हैं, नहीं, लड़कियां तो फेमस ही इस चीज के लिए हैं कि बिना मेकअप के आपको कोई लड़की दिखेगी नहीं, हालांकि ऐसी सब नहीं होती, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे केस में अगर मैं सुंदर दिख रही हूँ तो वो कैमरे का कमाल हो सकता है, मेकअप का कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने मेकअप कर लिया तो मैं बहुत बदसूरत दिखूंगी और मेरे साथ सबसे बड़ी बदसूरती, मतलब कोई लड़की शादी में सबसे सुंदर दिखती है, एंगेजमेंट में सबसे सुंदर दिखती है, मैं एंगेजमेंट में सबसे बदसूरत दिखी हूँ अपनी जीवन में अब तक, बचपन से लेके अगर मैं अब तक की फोटो देख लूँ तो मैं सबसे बदसूरत ही अपनी एंगेजमेंट में दिखी हूँ, क्योंकि वो पहला दिन था जब मैंने मेकअप किया था। और मैंने मेकअप किया तो मुझे मेकअप का कोई, मतलब मैंने नहीं किया था ऑब्वियसली, मेकअप आर्टिस्ट ने किया था, लेकिन मुझे मेकअप का कोई आइडिया नहीं था, ठीक है, कि कैसा होता है। तो जब मेकअप हो गया तो उसने कहा हो गया, तो मैंने कहा मैं तो बहुत गंदी दिख रही हूँ, तो उसने कहा नहीं नहीं आप पहली बार कर रहे हो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, अच्छे लग रहे हो। बट मुझे लग रहा था कि मैं बहुत गंदी दिख रही हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को पहचान ही नहीं पा रही थी, मैं इतनी गंदी दिख रही थी, है ना। ऐसा मेकअप किस काम का जहां आपकी शक्ल ही बदल जाए, तो ऐसा मेरे साथ हो चुका है, ठीक है, ठीक है, तो हुआ है मेरे साथ ये। लेकिन शादी में जब दोबारा मेकअप आर्टिस्ट आए तो मैंने उन्हें अपनी एंगेजमेंट की फोटो दिखाई, मैंने कहा देखो ये नहीं बनाना है मुझे, मैं जो हूं इसी पे थोड़ा बहुत तोप ताप दो, पोत पात दो, जो आपको करना है, पर मेरी नाक ओट आंखें एज इट इज दिखनी चाहिए, आपको साइड में जितना पोतना है आप पोत दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए जो मेरे साथ एंगेजमेंट में हुआ है, जहां मेरे ओट भी बदल गए हैं, नाक मुझे खुद को नहीं पहचान में आ रही है, आंखें तो अलग हो गई, ओट तो ऐसे कि उसने पता नहीं क्या लिपस्टिक लगा दी कि मैं अपने ओट ही नहीं खोल पा रही थी, मतलब लिटरली मैं पूरे टाइम ऐसी बैठी रही थी, है ना। तो हाँ, अपनी तारीफ खुद से कर लेनी चाहिए ना जब पता है। तो मुझे तो नहीं आता है मेकअप करना, है ना। आज भी मेरे लिए मेकअप अंदर लिपस्टिक और बिंदी डन, मैं तैयार हूँ, कहाँ ले चलना है ले चलो, जो भी है खैर तो ऐसा हम बोलते हैं कि लड़कियां मेकअप करती हैं, लड़कियां आर फेमस फॉर डूइंग मेकअप, लेकिन लड़के क्या, लड़के स्टाइल मारते हैं, ठीक है। तो स्टाइल केवल हमारे लड़के नहीं मारते हैं, स्टाइल बेटा कॉकरोच में भी मारते हैं लड़के, लड़कियां कॉकरोच में स्टाइल नहीं मारती हैं, ठीक है, लेकिन लड़के मारते हैं। गुदा शूक होता है, गुदा लूम नहीं होता है, कुछ गल, मेरे को ना हिंदी में यार दिक्कत है, गुदा शूक है, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ, अब रुक जाओ, मुझे हिंदी में दिक्कत है, मैं इंग्लिश में बहुत क्लियर हूँ। एनल स्टाइल्स इज गुदा शूक, धन्यवाद बेटा। चलिए, गुदा शूक, मैं गलत भी लिखती तो अभी एनसीईआरटी रीड करते हो मैं सही कर देती, ठीक है ना। डन है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो इतनी लंबी कहानी सुनाने का मतलब केवल ये था कि आपको ये याद रहे, क्यों, क्योंकि ये बेटा जो पॉइंट है ये आपके नीट 2019 में आ चुका है, ये आपका नीट 2021 में और 22 में भी आ चुका है।
तो 3 बार जो ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, अगर आने वाले टाइम, हाँ कोरोना टाइम पे हुई है मैम की शादी, मेकअप आर्टिस्ट की भी कमी हो रही थी उस टाइम पे, देख रहे हो आप, मरे जा रहे थे सब, ठीक है। तो 3 बार जो क्वेश्चन आ चुका है, आने वाले समय में कॉकरोच से क्वेश्चन आया तो यहाँ से आने की संभावना फिर बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ से नहीं भी आया तो एनिमल किंगडम से इसको रिलेट कर सकते हैं तो आ सकता है। इसीलिए ये कहानी मैंने आपको सुनाई कि गलती से भी आप ये गलत ना कर दें, है ना। माना यही उम्र है, कर ले गलती से मिस्टेक, लेकिन ऐसी चीजों में मिस्टेक नहीं करनी है जो आपके -5 करवा दे नीट में। यस, चलिए, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं एक और चीज कि ये जो गुदा शुक होता है ये 9वें खंड से निकलता है, और ये क्वेश्चन है नीट 2025-24 का, ठीक है ना। तो 22 नहीं, सॉरी 24 में यहाँ से क्वेश्चन आया है। नीट 2024 में ये स्टेटमेंट रहा है कि जो गुदा शुक होता है वो 9वें खंड से निकलता है, ठीक है। अब हम एक तरफ यहाँ पे नर और एक तरफ मादा की फोटो बना लेते हैं। तो ये हो गई अपनी मादा, आओ मादा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10, ठीक है। नर बना लो, आओ नर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 8 9 10, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके पंख की। तो पहले तो हो गए बेटा इनके पश्च पंख, जो कि छोटे होते हैं, पारदर्शी होते हैं। पारदर्शी मतलब एक पतली शीट जैसे जिसका आपको आर पार देखने को मिले, ठीक है। तो ये हो गए बेटा छोटे पंख, पश्च पंख, ठीक है। ये क्या हो गए, पश्च पंख, पहली चीज, ठीक है, दोनों के केस में। एक और चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी वो है गुदालूम, जो कि 10वें खंड से निकलते हैं। ये हो गए गुदालूम, चाहे नर कॉकरोच हो चाहे मादा कॉकरोच हो, दोनों में ही बेटा आपको गुदालूम देखने को मिलेगा, ठीक है। गुदालूम, जिसे हम बोलते हैं एनल या कॉडल भी आप इसको बोल सकते हो, कॉडल क्या बोलते हैं, सरकाई, ठीक है। ये आपको नर और मादा दोनों में देखने को मिलेगा, लेकिन आपको केवल और केवल नर के केस में 9वें खंड से पतले से धागे नुमा गुदा शूक देखने को मिलेंगे। ये बेटा आपको मादा में देखने को नहीं मिलेंगे। इसको आप एनल या कॉडल स्टाइल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। ये कहाँ से निकल रहे हैं, 9वें खंड से, मैंने ऊपर लिखा है। इसके अलावा बेटा जो अग्रपंख होते हैं, ठीक है, अग्रपंख बेटा मादा के केस में आखिरी खंड से पहले ही खत्म हो जाते हैं, जबकि नर के केस में बेटा ये आखिरी खंड से भी आगे की तरफ जाते हैं। आई होप आपको डायग्राम देख के बिल्कुल क्लियर हो रहा है कौन सा नर है और कौन सा मादा है। एक बार बेटा आप मुझे थम्स अप कर दीजिए। इसी के साथ बेटा इसकी बाह्य आकार की यानी कि एक्सटर्नल, मैम वो जो 3D में था वो नर था, अभी देख लेंगे बेटा, कौन सी बड़ी बात है। एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम है, 3D में भी है, अभी दोनों को देखकर हम बता सकते हैं कि किसमें क्या है। चलिए, हाँ जी, रतन कुमावत बोल रहे हैं स्काई सर इज बेस्ट, वेरी गुड। मैं तो खुद कहती हूँ स्काई सर इज बेस्ट, जा जाके पढ़ना यार, यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। देख, स्काई सर भी बेस्ट है, मैं तो हूं ही बेस्ट, ठीक है, लेकिन तू बेटा कहीं का नहीं रहा, तू समझ सकता है। अभी वहां स्काई सर की क्लास चल रही है, यहाँ मेरी क्लास चल रही है, तू 2 नाव में सवार हो रहा है, सोच रहे तेरी तो लग गई भाई, तू तो कहीं का नहीं बचा, तू तो 2 नाव में सवार है, गॉन। हाँ, डन, क्लियर हो गया। चलिए, अब इसी के साथ बेटा हम एक बार एनसीईआरटी का डायग्राम खोलेंगे। इस चित्र को देख करके बताइए ये मेल कॉकरोच है या ये फीमेल कॉकरोच है, प्लीज। एनसीईआरटी में मैम फीमेल है, हाँ प्रगति, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया, तारीफ। ऐसे मतलब तुम लोग ना मेरे लिए ऐसे पेन छोड़ के ऐसे तालियां बजा करो, क्या बात है।
बेइज्जती करवा ली रतन ने। अरे यार ठीक है, बच्चे हो, तुम्हारी क्या बेइज्जती यार। दीपक ऐसे नहीं बोलते हैं, साई सर बढ़िया पढ़ाते हैं यार, मुझे पता है। दिस इज फीमेल कॉकरोच। जो मेल लिख रहा है भाई, तुझे मेल और फीमेल का अंतर नहीं पता? तू खुद कौन है, तुझे ये तो पता है ना? हाँ, सो दिस इज फीमेल कॉकरोच। रीजन बीइंग, कैसे हम बता सकते हैं? ये मादा कॉकरोच है। कैसे हम बता सकते हैं? पहली बात तो इसमें गुदा लूम है, ठीक है, 10वें खंड से जो निकलता है। दूसरी बात, इसमें जो पंख है बेटा, वो आप देखेंगे आखिरी उदर खंड से पहले ही खत्म हो गए हैं। हाँ, चलिए दूसरा बेटा, हमने यहाँ पे देखा था कॉकरोच। कॉकरोच आप कहाँ गए? मॉर्फोलॉजी ऑफ कॉकरोच। आइए आइए, हाँ जी। तो इनको देख करके हम जरा बताएंगे कि ये क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ कॉकरोच प्लीज। कहाँ गया यार, स्लाइड में ही गायब हो गया। आ गया, वेयर इट इज। ये बड़ी दिक्कत है यार। हैंग हो गया। लेट्स सी। हमें बोला जाता है मैडम स्ट्रक्चर यूज किया करो, स्ट्रक्चर यूज करने पे बोर्ड हैंग हो जाता है। दिस इज नॉट हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, बहुत बार ऐसा हुआ है। हाँ, एनसीईआरटी में इट इज फीमेल कॉकरोच, बट यहाँ क्या है ये आपको बताना पड़ेगा बेटा। चलिए, तब तक हम एनसीईआरटी अब रीड कर लेते हैं बाहर की। नहीं खुल रहा है ये, कोई बात नहीं, हम पहले खोल चुके हैं, आप लोगों के पास, सबके पास डायग्राम इसका आ चुका है। आइए, तो एनसीईआरटी क्या कहती है जरा देख लेते हैं। सॉरी, देखेंगे खुलेगा तब। एनसीईआरटी कहती है बेटा, सबसे पहले कॉकरोच चमकदार भूरे या काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी हैं, ठीक है, जिन्हें की संघ आर्थ्रोपोडा के वर्ग इंसेक्टा, है ना, जिन्हें संघ, ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा के, ठीक है, उष्णकटिबंधीय भाग में बेटा ये आपको चमकीले पीले लाल हरे रंग के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इनका आकार 1/4 से 3 इंच तक का हो सकता है, ठीक है। इनमें लंबी श्रृंगिकाएं यानी कि एंटीने पाए जाते हैं, और पैर के ऊपर शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है जो कि सिर को ढके रहते हैं, ठीक है। समस्त संसार में ये रात्रिचर होते हैं, रात को निकलते हैं, सर्वभक्षी होते हैं, और ये नम जगह पर पाए जाते हैं। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे कि इनका हमें कोई यूज तो नहीं है, उल्टा ये हमारे घर में रह करके सजन, साजन सेनी, सजन सेनी, तुम एक तो तुम्हारे नाम में ही साजन लिखा है, तो तुम पढ़ाई लिख के करके करोगे भी क्या है, तुम साजन ही बन जाओ। साजन लिख रहे हैं मुस्कान आई लव यू, साजन तुम किसी और के जाके साजन बन जाओ, कॉज मुस्कान तो तुम्हारे किस्मत में ना है ना, तो प्लीज साजन, तुम साजन ही बन जाओ, पढ़ाई लिखाई तुम्हारे बस की बात है कोनी। चलिए, बाह्य आकारिकी की अगर हम बात करें तो सामान्य वयस्क कॉकरोच जो हम बात करें जाति पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना की, इसका साइज 34 से 54 मिलीमीटर, लगभग 3.5 से 5.5 सेंटीमीटर का आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। पंखों वाला होता है ना, पंखों वाला होता है, और नर में बेटा ये उधर के आखिरी छोर से भी आगे बड़े होते हैं, जो भी मैंने आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म में लिखाया, ठीक है। हाँ, मुस्कान ड्रम में ले जाएगी। साजन का तो, साजन कोई ढंग का नाम ढूंढ लो फिर तुम, क्या है तुम मुस्कान से नीले ड्रम में बंद होना चाहते हो, मुस्कान झूठी है। हाँ जी, तो कॉकरोच का शरीर मुख्य रूप से खंडों में बटा होता है। 3 इसके मुख्य भाग होते हैं, सिर, वक्ष और उदर, ठीक है। पूरा शरीर इनका मजबूत काइटिन युक्त बाह्य कंकाल का बना होता है, ठीक है। प्रत्येक खंड में बाह्य कंकाल में मजबूत पट्टिकाएं होती हैं, जिन्हें बेटा कटक यानी कि स्क्लेराइट्स कहते हैं। यही स्क्लेराइट्स ऊपर की तरफ बेटा आपके पृष्ठकांश, नीचे की तरफ अधरकांश के नाम से जानी जाती हैं, और ये आपस में संधिकारी झिल्ली या संधि झिल्ली या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से आपस में, आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर?
आगे आ जाओ। आगे हम ये देख सकते हैं, ठीक है, ये इसका सिर हो गया, नेत्र हो गए, आगे ये आपकी श्रृंगिकाएं निकली हुई हैं, नेत्र इसमें संयुक्त नेत्र होते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी हम बात नहीं करेंगे। इसके अलावा बेटा हमने इसके पंख देख लिए, छोटे पंख हैं, ठीक है, आगे की तरफ बड़े पंख हैं जिन्हें हम टेगमिना या प्रवार कहते हैं, ठीक है, टेगमेन या प्रवार कहते हैं, ठीक है, और टेगमिना कहते हैं, सॉरी टेगमेन नहीं कहते हैं, टेगमिना टेगमिना टेगमिना, दिस इज टेगमिना, टेगमिना कहते हैं या प्रवार कहते हैं। डन। चलिए 2022 का क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट एनसीईआरटी बोलती है शरीर के अग्रभाग में स्थित जो बेटा सिर होता है वो इसमें ट्राइंगुलर होता है, त्रिकोणीय होता है, जो कि शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग 90 डिग्री बनाता है, समकोण बनाता है। 6 खंडों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से हैं बेटा? लचीली इनमें गर्दन होती है जिसकी वजह से ये सभी दिशाओं में घूम सकता है। सिर संपुटिका पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। आंखों के आगे झिल्ली युक्त सॉकेट से एक जोड़ी श्रृंगिकाएं निकलती हैं, एंटीने निकलते हैं जिनमें संवेदी ग्राही उपस्थित होते हैं जो वातावरणीय दिशाओं को और दशाओं को मापने का काम करते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं। सिर के आगे वाले छोर पर उपांग लगे होते हैं जिनसे काटने और चबाने वाला मुखांग बनता है। तो इनका जो माउथ पार्ट होता है वो कैसा होता है? बाइटिंग और च्यूइंग टाइप का होता है, ठीक है। इसके अलावा मुखांग में एक जोड़ी ऊर्ध्वोष्ठ, एक जोड़ी नहीं है, एक है, ठीक है, ये एक होगा, एक जोड़ी नहीं होगा। एक ऊर्ध्वोष्ठ जिसको हम लेब्रम कहते हैं, ठीक है, एक जोड़ी चिबुकास्थी, एक जोड़ी जंबिका, एक अधरोष्ठ होता है। अब चिबुकास्थी और जंबिका में क्या मैक्सिला है, क्या मैंडिबल है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक जोड़ी मैंडिबल, एक जोड़ी मैक्सिला, एक लेब्रम। इसने लिखा है एक जोड़ी ऊर्ध्वोष्ठ। ऊर्ध्वोष्ठ एक जोड़ी नहीं होते, लेब्रम केवल एक होता है, ठीक है ना, ठीक है। एक मध्य लचीली पाली जिसको बेटा हम अधोग्रसनी कहते हैं, जो कि जिह्वा की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये बेटा मुखांगों से घिरी गुहा में उपस्थित होता है। वक्ष में अगर हम बात करें तो इसमें 3 भाग होते हैं, अग्रवक्ष प्रोथोरैक्स, ठीक है, मध्य वक्ष मीजोथोरैक्स और पश्चवक्ष मेटाथोरैक्स। सिर वक्ष से अग्रवक्षक एक छोटे प्रसार द्वारा जुड़ा होता है जिसको हम गर्दन कहते हैं। तो गर्दन क्या है बेटा? अग्रवक्ष का ही एक एक्सटेंशन है। अग्रवक्ष ही थोड़ा आगे की तरफ निकल करके क्या बनाता है बेटा? गर्दन बनाता है। गर्दन कोई इसमें अलग से नहीं है भाग, ठीक है। इसका अग्रवक्ष ही बेटा आगे की तरफ फैला हुआ है, उसी को बेटा हम गर्दन बोल देते हैं, जिससे कि सिर जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो प्रत्येक वक्षीय खंड से एक जोड़ी टांग निकलती है, ठीक है, और टांग के क्या क्या भाग हैं? कॉक्सा, ट्रोकैंटर, फीमर, टिबिया और टार्सस। ये 5 भाग हो गए इसकी टांगों के। पंखों का जो सबसे पहला जोड़ा होता है बेटा वो मध्य वक्ष से निकलता है और दूसरा पश्चवक्ष से निकलता है। तो इनमें प्रोथोरैसिक विंग्स नहीं होते हैं, इनमें मीजोथोरैसिक और मेटाथोरैसिक विंग्स होते हैं। जो अग्र पंख होते हैं जो कि मध्य वक्ष से निकलते हैं बेटा, जिनको हम मध्यवक्षीय पंख या प्रवार टेगमेन कहते हैं, आच्छद भी कह देते हैं। अपारदर्शी होते हैं, गहरे रंग के होते हैं और ये विश्राम अवस्था में पीछे वाले पंखों को ढक करके रखते हैं। पश्च पंख जो होते हैं वो बेटा पारदर्शी होते हैं, झिल्ली नुमा होते हैं और ये उड़ने में मदद करते हैं। मैंने सही तो लिखा था टेगमेन, उधर क्यों टेगमिना लिखा हुआ है? इधर टेगमिना क्यों लिखा हुआ है? ये अब मेरे को, मैं भी कंफ्यूज हो गई टेगमेन और टेगमिना पढ़ के। मेरे को टेगमेन ही पता था, लेकिन फिर भी अब मैं एक बार इसको क्लियर कर लूंगी। ये बेटा आप इसका सिर देख सकते हैं, ठीक है, ये नेत्र हो गए, इसके आगे ये आपके स्पर्शक हो गए, सॉरी श्रृंगिका हो गई, मैंडिबल, लेब्रम, मैक्सिला। मैक्सिला से आप देख सकते हैं ये एक एक पैल्प निकल रहे हैं। तो मैक्सिला की पहचान ही ये है कि मैक्सिला से पैल्प निकलते हैं एक एक, और जो निचला ओट है यहाँ से बेटा ये लेबियल पैल्प्स निकलते हैं, ठीक है, इनको हम लेबियल श्रृंगिकाएं बोलते हैं। और मैक्सिला से जो निकलता है इसको हम मैक्सिलरी पैल्प बोलते हैं, ठीक है। ये जमीन की तरफ होती है और जमीन की तरफ है बेटा तो ये सब संवेदी संरचना होंगी, कुछ ना कुछ ये सेंस करती है, ठीक है, क्लियर है। लेब्रम आपकी ये मैंडिबल, ठीक है। लेबियम, लेबियम से 2 निकलेंगे आपके लेबियल पैल्प्स, एक एक मैक्सिला, मैक्सिला से एक एक निकलेंगे आपके मैक्सिलरी पैल्प्स। और ये दोनों के दोनों बेटा आपके संवेदी हैं, सेंसरी स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। और इनके बीच में आपकी ये अधोग्रसनी जिसको हम बोलते हैं हाइपोफैरिंक्स। डन, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। नर और मादा दोनों में उदर में 10 खंड होते हैं। ओहो, दोनों में जो उदर होते हैं उनमें बेटा 10 खंड होते हैं, ठीक है।
मादा में अगर हम बात करें तो 7वां अधरक नौकाकार होता है और ये 8वें और 9वें के साथ मिलकर के एक जनन कोष्ठ या जननिक कोष्ठ बनाता है, जिसको हमने जेनाइटल चैम्बर बोला। क्या बोला हमने इसको? जेनाइटल चैम्बर। ठीक है, जिसके आगे की हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम इसका क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इसको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, क्या क्या इसमें छिद्र विद्र पाए जाते हैं। नर में केवल 8वां पृष्ठक होता है जो कि 7वें खंड के द्वारा ढका रहता है। नर और मादा दोनों में बेटा 10वें खंड में एक एक जोड़ी संधि युक्त गुदालूम पाए जाते हैं। गुदालूम हो गए, गुदाशूक हो गए बेटा, ये भी सेंसरी ही होते हैं, ये भी संवेदी ही होते हैं और कोई इनका दूसरा काम नहीं है। ठीक है ना। इनके नीचे की ओर नर में 9वें खंड में, ये आप देख रहे हैं, नर में और 9वें खंड में क्या पाए जाते हैं? धागे के समान गुदाशूक होते हैं। मादा में गुदाशूक अनुपस्थित होते हैं। मादाएं स्टाइल नहीं मारती हैं ना, हमें स्टाइल मारने की जरूरत ही नहीं है, मेकअप करते ही हमारी शक्ल बदल जाती है। ठीक है, और इसमें तो दुनिया भर की रील्स आप लोग देखते ही हैं। ठीक है, कैसी कैसी लड़कियां होती है, मेकअप करते ही पहचान ना पाओ, मुंह धुले तो आदमी डर जाए। वही थी ये जिसे कल मैंने वरमाला पहनाई थी, वो वरमाला वापस लेना चाहे मुंह धुलने के बाद। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गई अपनी बायाकार की। बाहर से क्या क्या दिखता है, हमने सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी पढ़ लिया। मेल और फीमेल कॉकरोच आप देख करके कैसे बता सकते हैं, है ना। ठीक है, तो दो ऐसे लक्षण हैं जिनमें देख करके आप बता सकते हो ये मेल कॉकरोच है या ये फीमेल कॉकरोच है। डन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम बात करेंगे आंतरिक आकारिकी की। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि आप एनाटॉमी बोल सकते हैं इसको। कॉकरोच की आंतरिक आकारिकी पढ़ेंगे। आंतरिक आकारिकी में हम इसके एक्चुअल में सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे, हम इसके सारे तंत्र पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पाचन तंत्र की। कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वरमाला उतर गई हो तो आगे चलें। अब दिखाओ 3D, आओ देख लेते हैं, एक और बार ट्राई कर लेते हैं। आओ सुना, स्ट्रक्चर थोड़ा ना था, मॉर्फोलॉजी था यार, गलत खोल दिया। नहीं ओपन हो रहा है बेटा, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, चलो यही ओपन हो जाए। नहीं काम कर रहा, कोई नहीं, बाद में देखेंगे। चलिए, तो हेडिंग डालिएगा कॉकरोच का पाचन तंत्र। तो कॉकरोच के पाचन तंत्र में होती है आहार नाल और सहायक ग्रंथियां। ठीक है ना। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है मैम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि स्काई सर की क्लास 11 PM पर होती है। अबे पहले तो जानकारी सही दो तुम मुझे, अगर 11 बजे भी होती है तो 11 AM होगी भाई, आधी रात को थोड़ा ना सर की क्लास हो रही होगी, कैसी बातें कर रहे हो यार। हाँ चलिए, तो पाचन तंत्र की अगर हम बात करें तो इसकी जो आहार नाल होती है ना, इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, इसके 3 भाग हैं। ठीक है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल के, आप कॉपी को टेढ़ा कर सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इसकी आहार नाल के 3 भाग होते हैं, है ना। कौन कौन से भाग होते हैं? एक होता है बेटा अग्र आंत, इसे हम बोलते हैं फोरगट। एक होता है मध्य आंत, इसे हम बोलते हैं मिडगट। और एक होता है पश्चात, इसे हम बोलते हैं हाइंडगट। ठीक है, तो 3 भाग होते हैं इसकी आहार नाल के, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, अग्रांत, मध्यांत और पश्चात। ठीक है, जो अग्रांत
मध्यात और पश्चात है बेटा। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तो डायग्राम बना करके बताऊं या ऐसे ही बता दूं? पहले चित्र बना लेते हैं, फिर और आगे समझ लेंगे। एक मिनट रुक जाना इसको थोड़ा सा। ये हो गया इनका मुख, माउथ। ये जाके खुलेगा ग्रसनी में, जिसे हम बोलेंगे फेरिंग्स। ग्रसनी जाके खुलेगी ग्रसिका में, जिसे हम बोलेंगे ईसोफेगस। ये हो गया बेटा इनका अन्नपुट, इसको हम क्रॉप या प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं, प्रोवेंट्रिकुलस। इसको हम शस्त्र भी बोल देते हैं। ये हो गया बेटा पेशनी, जिसे हम गिजर्ड बोलते हैं। और ये पूरा भाग हो गया बेटा इसका अग्रआंत, यानी कि फोरगट। ठीक है, देन वो बस दोस्त है मेरा दीपिका है, अभी मैंने उससे ब्याह नहीं रचाया है, आप ये कहना चाहती हो? मतलब क्या क्या किसको सफाई दे रही हो तुम? मैं ये बातें यहाँ पर बोलना चाहती हूँ। मैं 5 साल से ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आई डोंट नो कितनी लड़कियों ने इस चीज़ को फेस किया है, पर 2 लड़कियाँ, एक जिसका मुझे लास्ट ईयर पता लगा था, शी वॉज डैम ब्रिलियंट, बहुत अच्छी बच्ची थी वो, ठीक है, और एक लड़की का मुझे इस साल पता लगा है ना। ये आप ऑनलाइन दोस्ती के चक्कर में, अगर आपको लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है किसी से दोस्ती करके या क्या, मतलब हमारी मैम नंबर भी हमने एक्सचेंज कर लिए हैं, हमारी मैडम बात होती है, मैं उसे पढ़ाई की बात करती हूँ, मैम मैं उसे इसके अलावा भी बहुत कुछ बताती हूँ, अपना मैम जो भी है, वो कब दोस्ती आपके सो कॉल्ड प्यार में बदल जाती है,
कुछ प्यार व्यार नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तुम्हारी उम्र में प्यार नहीं होता है, तुम्हारी उम्र में इट्स ओनली इन्फैचुएशन। इन्फैचुएशन जिसको हम कहते हैं लगाव, अट्रैक्शन, ठीक है। एट योर एज इट इज नॉट लव। आपकी उम्र में जो हो रहा है बेटा वो अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है, ठीक है ना, प्यार नहीं है। तो प्लीज आप इस चीज को, गलत फहमी को मत पालो कि आपको प्यार हो गया है ना। वो नहीं मैडम, हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। दोस्ती प्यार में बदलेगी भी बेटा तो बदलने में 2-4 साल लग जाएंगे, ठीक है ना। पहली नजर का प्यार व्यार कुछ नहीं होता है। सो बेटर आप इन मतलब क्या बोलेंगे, झमेलों से दूर रहो, ठीक है। रिसेंटली मुझे 2 लड़कियों का पता लगा, एक का लास्ट ईयर पता लगा था, एक का इस साल पता लगा कि ये कब दोस्ती आपकी, मैं कहूंगी ब्लैकमेलिंग में बदल जाएगी ना, आपको पता नहीं लगेगा। स्पेशली मैं ये चीज लड़कियों के लिए कह रही हूँ, क्योंकि दोनों केस में मैंने लड़कियों का ही देखा है। हालांकि मैंने एक लड़के का भी ये सुना था कि मैडम वो लड़की मुझे ब्लैकमेल करी, आई डोंट नो कैसे, लेकिन लड़कियों का तो मैं समझ सकती हूँ, है ना, कि मैम वो उसने मैम मेरा फोन क्लोन कर लिया है अपने फोन में। मैम मैं किससे बात करती हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मैम वो उसको सब पता है। मैडम वो मेरे को दूसरे लड़कों से, जिसको मैं भाई कहती हूँ, उससे भी बात करने के लिए मना करता है। मैम वो मेरे घर वालों का नंबर मेरे फोन से निकाल चुका है। मैम वो मेरे चाचा को फोन करके मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। तो प्लीज, दिस इज ट्रू, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। मैं दोनों लड़कियों के नाम नहीं ले सकती, बट जितना मुझे पता लगा है, एंड एक का तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, बिकॉज उससे मैं 3 साल से जुड़ी हुई थी, ठीक है ना। तो प्लीज इस चीज के भी झांसे में आप मत पड़ो। इतना ही अगर आपको प्यार और लव मैरिज का शौक है, चलो शादी तो सबकी होनी है, अगर लेकिन आपको अगर आज की कंडीशन देख के लगता नहीं हम तो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो बेटा प्रेम विवाह के लिए भी पूरी उम्र पड़ी है आपकी, एटलीस्ट 5 साल तो पड़े ही है, ठीक है ना। कल को आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां पे आपको अपने जैसा लड़का भी मिल जाएगा। आप डॉक्टर तो वो भी कोई नीट क्रैक करके वहां पे डॉक्टर ही होगा, ठीक है। वहां पर आपको उसे जानने का अच्छा समय भी मिल जाएगा, आपके सामने रहेगा, सेम क्लास में, सेम कॉलेज में, हॉस्टल भी पास पास ही होंगे, है ना। आप दिन भर उनको अपने सामने देख सकते हैं कि वो लड़का कैसा है कैसा नहीं है ना। लेकिन आप प्लीज ये ऑनलाइन प्यार और ये इन्फैचुएशन के चक्कर में मत पड़ो प्लीज। दिस इज एब्सोल्यूट धोखा। यस आर्यन, प्लीज समझो इस चीज को। वो दीपिका लिख रही नहीं, वो मेरा केवल दोस्त है भाई, अपनी ब्याह रचाने की उम्र नहीं है अभी। और इतना ही अगर आपको ब्याह रचाने का शौक है तो बेटा मेरी क्लास से आप चले जाएं। हम इस फिजिक्स वालों को ब्याह वाला नहीं बनाना चाहते हैं। शादी वाला .com अपना अलग है, खोला हुआ है किसी ने, शादी वाला, जीवन साथी और ये सब। प्लीज इसको आप फिजिक्स वाला रहने दो, और मेरी क्लास में आप इसको जूलॉजी वाला रहने दो प्लीज। हार्मोन ऐसे उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, फिर नीट के बाद यही हार्मोन तुम्हें सुसाइड करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो अभी तुम्हें नंबर एक्सचेंज और अपना बॉयफ्रेंड और ये बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्त बनोगी मेरी, मर जाओ जाके तुम। नहीं, ऐसी दोस्ती से अच्छा जाओ मरी जाओ, क्योंकि ये दोस्ती भी आगे जो प्यार में बदलेगी, और ये भी आगे तुम्हें मारेगी बेटा। ड्रम में बांधने हूँ, कोई मारेगी, कोई ले जा करके जंगल में मार देगी, 4 और ले जाएगी अपने साथ, है ना। तो प्लीज, व्हाट हैपेंड, वोक अप, नाइस, डन। ये हो गया बेटा पूरा आपका मध्यात। डोंट टच एनीथिंग, ओके। यस, आई विल टेक यू। ये हो गया बेटा आपका पूरा मध्यात, जिसे हम बोलते हैं मिडगट। और ये आखिरी वाला जो पोर्शन है बेटा, ये हो गया आपका पूरा पश्चात, जिसे हम बोलेंगे हाइंडगट। और इस पश्चात के भी जो भाग है बेटा, उसमें सबसे पहला भाग है बेटा शुद्रांत्र, यस, इलियम, यस बेटा। ये हो गया आपका इसको हम बोलते हैं कोलोन। कोलोन को हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे देखना पड़ेगा। ये हो गया मलाशय, दैट इज रेक्टम। चलो चलो चलो, मलाशय। और ये हो गया बेटा गुदा द्वार, जिसे हम बोलेंगे एनल ओपनिंग या एनस। कम जल्दी से बेटा ये डायग्राम पूरा कर लीजिए। हाँ जी, वेट।
डन। हाँ प्रशांत कह रहा है, फिर कहेंगे कि पति। चित्र समझ में नहीं आ रहा, चित्र में तो ऐसा कुछ है ही नहीं समझाने को। अब तुम्हें बोलना है तो कुछ ही बोलो। कोलोन को बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं यार, बृहदांत्र, बृहदांत्र। ठीक है, ये हो गया बेटा इसका आहार नाल, ये हो गया पूरा इसका आहार नाल। डन। हाँ क्या करें मानसी गुप्ता। अब यहीं से छोटी छोटी सी कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली क्या, आपके अग्रांत और मध्यांत की संधि पर, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, क्या होते हैं बेटा आपके 6 से 8 यकृतीय, या इनको बेटा हम जठरीय अंधनाल कहते हैं। हेपैटिक या गैस्ट्रिक सीके बोलते हैं। ठीक है, काम क्या है इनका बेटा, क्योंकि अच्छा इनको हमने अंधनाल क्यों बोला है, अंधनाल ऐसी नलिकाएं होती हैं जो केवल एक तरफ से खुली होती हैं। ठीक है, तो ये अंधनाल इसलिए कहलाती है क्योंकि ये केवल एक ही तरफ से खुली है। ठीक है, इसलिए हम इनको अंधनाल कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज बेटा इनका काम क्या होता है, तो यहां से पाचन रस आता है। ठीक है, ये अंधनाल क्या करती हैं, पाचन रस का सीक्रेशन करती हैं। ये क्लियर है। ठीक है, दूसरा बेटा, यस, जो आपका मध्य जोकर, जो आपका मध्यांत होता है और पश्चात होता है, इन दोनों की संधि पर, की संधि पर 100 से 150 पतली छोटी मालपीगी नलिकाएं होती हैं। ये मालपीगी नलिकाएं क्या करती हैं बेटा, ये उत्सर्जन में सहायक होती हैं। ठीक है, हाँ जी। और एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, पेशनी। पेशनी जो होती है बेटा, या आप ऐसे लिखिए, इसकी जो पूरी अग्र आंत होती है ना, अग्र आंत अंदर की ओर, अंदर की ओर उपत्वचा से आस्तरित होती है। उपत्वचा जिसे बेटा हम क्यूटिकल कहते हैं, ठीक है, से आस्तरित होती है। और ये जो उपत्वचा होती है बेटा, यही उपत्वचा पेशणी में, पेशणी में ये जो उपत्वचा है ये दांत जैसी संरचना बनाती है, ये दांत समान संरचना बनाती है। ठीक है, और ये जो दांत समान संरचना है बेटा, ये भोजन को पीसने के काम आती है। डन। हाँ जी, तो हमने पूरी एनसीईआरटी को एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में और डायग्राम के फॉर्म में कर लिया है। वॉल्यूम कम करो। अब हम इसी चीज को बेटा एक और फ्लो चार्ट बना करके लिख लेते हैं। नो 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 नो, नॉट फ्रॉम हियर, नॉट फ्रॉम हियर, यू लॉक्ड इट, लेट मी डू इट फॉर यू। डन। हाँ, उफ, डाउट अभी देख लेंगे बॉबी,
कोई बता सकता है? एक बच्चा पूछ रहा है कि डीपीपी कहाँ मिलती है? टाइम क्या हो रहा है? 2:50 ना। वासु जोकर नहीं है, वो एक फोटो देख रहा है उसमें ही इज विद जोकर। चलिए, अब हम इसी चीज को एक बार और फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आप ऐसे देखिएगा कि जो भोजन है बेटा, भोजन अंत्यग्रहण कहाँ से होता है? मुख से। ठीक है, माउथ। मुख से भोजन कहाँ जाता है बेटा? मुख से भोजन जाता है ग्रसनी में, फेरिंग्स। ग्रसनी से जाता है ग्रसिका में, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। ग्रसिका से जाता है बेटा आपके ये शस्त में, जिसको हमने अन्नपुट भी बोला, प्रोवेंट्रिकुलस। या हम इसको क्रॉप बोल देते हैं। यहां से ये जाता है बेटा पेशनी में, जिसे हम बोलते हैं गिजर्ड। यहां से ये जाता है मध्यांत में, मध्यांत से जाता है बेटा आपके वेट शुद्धांत में इलियम। यहां से बेटा बृहदांत्र में कोलोन, और कोलोन से जाता है आपके ये मलाशय में, जहाँ पे संग्रहित रहता है मल, और जो वेस्ट है मल जो है वो गुदा द्वार से बाहर। ठीक है, यहीं पर आपको छोटी छोटी सी चीजें जाननी है। शस्त्र में क्या होता है बेटा? यहाँ पर भोजन का संग्रहण होता है। कहाँ पर? शस्त्र में। ठीक है, पेशनी में भोजन को पीसा जाता है ना, उसको पूरा अच्छी तरीके से पीस दिया जाता है। ठीक है, फिर हमने देखा था यहाँ पर आपकी 6 से 8 यकृतीय अंधनाल हैं, जो कि अग्रांत और मध्यांत की संधि पर खुलती हैं। ठीक है, इससे पाचन रस आता है। क्या आएगा? इससे पाचन रस आता है, और पाचन रस की वजह से मध्यांत में बेटा क्या होता है? मध्यांत में भोजन का पाचन होता है। ठीक है, मध्यांत में भोजन को पाचन रस आ गया ना, तो पाचन रस की उपस्थिति में जिसमें एंजाइम्स वगैरह होंगे, मध्यांत में पूरा का पूरा भोजन पच जाएगा। मध्यांत में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अग्रांत कहीं पतली है, कहीं मोटी है, फिर सक्रिय हो गई। ऐसी पश्चात कहीं सक्रिय है, कहीं चौड़ी है, फिर पतली हो गई। ठीक है, लेकिन मध्यांत जो होती है बेटा, इसका डायमीटर सेम रहता है, ये समान व्यास वाली होती है। ठीक है, आप देखेंगे जितनी मोटी है यहाँ है, उतनी मोटी यहाँ है, उतनी मोटी यहाँ है। ठीक है, इसकी मोटाई समान होती है, समान व्यास होता है, ये कहीं मोटी कहीं पतली इस तरह से नहीं होती है। ठीक है ना? हाँ जी, आगे फिर शुद्रांत में हमने देखा, यहाँ पर आपकी हमने देखा मध्यांत और शुद्रांत की संधि पर यहाँ पर 100 से 150 मैल्पीगी नलिकाएं होती हैं। इसके बारे में हम उत्सर्जन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी 100 से 150 मैल्पीगी नलिकाएं हो गई, और ये मैल्पीगी नलिकाएं बेटा क्या करती हैं? उत्सर्जन में मदद करती हैं, और जो भी इनका वेस्ट होता है उस वेस्ट को गुदा द्वार से बाहर निकालती हैं। तो गुदा द्वार से मल और नाइट्रोजनी अपशिष्ट दोनों बाहर निकलते हैं। मल भी यहीं से बाहर निकलता है, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बेटा इनका, वो भी यहीं से बाहर निकलता है। ठीक है, अब इनका नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? ये यूरिक अम्ल निकालते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मुख से बेटा ये भोजन का अंत्यग्रहण करते हैं, इंजेक्शन करते हैं। डन? कितना क्लियर है? मैम मैं नाली में गिर गया, क्या करूं? सौरभ तू वहीं पड़ा रहे। हाँ, हर्ष बोल रहा है दीपिका यादव सुल्तानपुर में तुम कहाँ से हो?
हर्ष मैं कबूतर का काम कर रही हूँ, तुम्हारा संदेश मैं दीपिका यादव तक पहुंचा रही हूँ, ठीक है। दीपिका यादव तुम इतनी बेशरम हो तो आंसर कर दो, मैं आपका भी संदेश हर्ष तक पहुंचा ही दूंगी। हाँ, दीपिका लिख रही है हर्ष कड़ीपुर। तुम्हारी कड़ी ना बनाई ना हर्ष ने, तो लिख के ले लेना मेरा। हाँ चलो डन। डीपीपी कर लिए, कॉकरोच की सब राइट है, वेरी गुड। चलिए तो इसी के साथ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। यूरिया नहीं निकालते हैं, यूरिक अम्ल निकालते हैं, कैसी बातें कर रहे हो। चलिए एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। क्लियर हो गया है ना सबको। तो एनसीईआरटी क्या कहती है बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि देह गुहा में स्थित आहार नाल 3 भागों में विभाजित होती है, अग्रांत, मध्यांत और पश्चात, ठीक है ना। मुख एक छोटी सी ग्रसनी नलिकाकार ग्रसनी में खुलती है, जिससे एक सीधी और सक्रिय नली ग्रसिका निकलती है। तो नली किस में जाके, ग्रसनी किस में जाके खुलती है, ग्रसिका में खुलती है, ठीक है। ग्रसिका एक पतले भित्ति वाले कोश में खुलती है, जिसको हम अन्नपुट या प्रोवेंट्रिकुलस या क्रॉप या शस्त, जो बोलना है आप बोल लो, ठीक है। इसमें बेटा भोजन का संग्रहण होता है। इसके पीछे गंथिल जठर प्रोवेंट्रिकुलस या पेशनी होती है। अच्छा, पेशनी को प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं क्या, मैंने गलत लिख दिया। प्रोवेंट्रिकुलस पेशनी को बोलते हैं। एक मिनट रुक जाना भाई, भाई रुक जाना। प्रोवेंट्रिकुलस पेशनी को बोलते हैं, सो सॉरी। इसको तो क्रॉप ही बोलते हैं, गिजर्ड को बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस। गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस, पीछे भी इसको मैं सही कर देती हूँ। शस्त्र तो इसी को बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे एनसीईआरटी क्या कहती है कि इसमें बाहर एक मोटा वर्तुल पेशी स्तर होता है और स्तर की उपत्वचा 6 स्थानों पर मोटी होकर के उपत्वची दांत की तरह निर्माण करती है, जो मैंने आपको चित्र में प्रॉपर बनाकर दिखा दिए, ठीक है। ये भोजन को पीसने में सहायक होता है। पूरी जो अग्रांत होती है उसमें उपत्वचा आस्तरित होती है, जो मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। मध्यांत एक सक्रिय और समान व्यास की नलिका होती है, पूरे में उसका डायमीटर सेम रहता है, ठीक है, जिसमें उपत्वचा अस्तर भी नहीं होता है। अग्रांत और मध्यांत की संधि पर बेटा अंगुली नुमा 6 से 8 ये अंधनाल रहती हैं, जिनके एक सिरे बंद रहते हैं, इनको हम यकृति या जठरी अंधनाल बोलते हैं, हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके बोलते हैं। और इनका काम क्या होता है बेटा, ये डाइजेस्टिव जूस बनाती हैं। मध्यांत और पश्चात की संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती हैं, जिन्हें बेटा हम मैल्पिगी नलिकाएं या मालपिगी नलिकाएं बोल देते हैं, मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स बोल देते हैं। ये चित्र मैं आपको प्रॉपर बना करके बता चुकी हूँ, ठीक है। अब इनका काम क्या है, ये बेटा उत्सर्जन हम अलग पढ़ेंगे, ये उत्सर्जन में सहायक होती हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा पश्चात मध्यांत से थोड़ा चौड़ा होता है और शुद्रांत वेदांत, और ये गलत लिखा हुआ है, मूत्राशय नहीं है, मलाशय में, मूत्राशय नहीं है, ये मलाशय है, रेक्टम, ठीक है, इसमें ये विभक्त रहता है। और जो मलाशय है बेटा, ये बाहर की ओर गुदा द्वार द्वारा खुलता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, पाचन तक। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कल अपना कॉकरोच खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, छोटा सा क्वेश्चन है, मैल्पिगी नलिकाएं किसके संधि स्थल पर पाई जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन, मैल्पिगी नलिकाएं किसके संधि स्थल पर पाई जाती है। हाँ जी, थैंक यू लोकेंद्र, थैंक यू विवेक। हाँ जी, थैंक यू, जय श्री राम। नंबर ट्रांसफर हो रहे हैं, आई कैन सी दैट। होने दो बेटा, उनकी जिंदगी बर्बाद होनी है, मेरा काम है वार्न करना। लेकिन किसी को लगता है नहीं 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 नहीं, जब तक हम खुद ना काटे जाएं, ऐसे कैसे किसी और की बात सुन लें, ठीक है। जाओ भरो जाके ड्रम में और कटो जाके जंगलों में, कौन मना कर रहा है। चलो, तो मैल्पिगी नलिकाएं बेटा आपके मध्य और पश्चात की संधि पर पाई जाती हैं। आंसर हो गया आपका बी, लेट्स चेक। चलिए, लगभग 69% बच्चों ने आंसर इसका सही किया है। शुभ सोमेश, नाम मत बोलो, क्यों ना बोलूं, मैं तो बोलूंगी, चिल्ला चिल्ला के बोलूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्न में से
किस विशेषता का उपयोग मादा कॉकरोच से नर कॉकरोच को पहचानने के लिए किया जाता है? हाँ जी, 30 सेकंड तो बहुत है बेटा, इन क्वेश्चन के लिए 15 सेकंड ही बहुत है। तो कौन सी ऐसी विशेषता है जिससे आप नर और मादा कॉकरोच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हाँ जी, थैंक यू दानिश। यस, लव यू पुनीत, बाय बाय। क्वेश्चन भी इंग्लिश में लेकर आया करिए। मुस्कान झूठी है, चला लो। अब बेटा किसी को नहीं भरोसा है तुम्हारी और मेरी बात पे तो क्या करें, मुस्कान जब काटेगी तभी इन्हें समझ में आएगा। हाँ जी, सो सॉरी। ऑल आई वांट टू से इज कि प्लीज ये सब मत करो क्लास में, पढ़ने आए हो पढ़ लो, एक साल बाद बहुत टाइम है। चलिए, तो कैसे आप पहचानोगे नर और मादा को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी आप विशेषता? जय हिंद बेटा, कौन सी विशेषता? चलिए, तो नौवे उदरखंड पर एक नाव के आकार की उरोस्थी नहीं होती है। पुच्छीय शूक, गुदा शूक है ना, उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये नर में होते हैं, मादा में नहीं होते हैं। गहरे टेगमिना वाले दोनों में होते हैं। गुदा लूम की उपस्थिति दोनों में होती है, ठीक है। ये नर में भी होती है और मादा में भी होती है। तो सेकंड वाला लक्षण है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो नर और मादा को। वेट बेटा, संदीप कुर्मी, आर्यन, सोमेश, केवल 46% बच्चों का आंसर सही है। क्यों भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कॉकरोच के मुख भागों को क्या कहा जाता है? कैसे होते हैं कॉकरोच के मुख भाग? पोल स्टार्ट। हाँ जी हर्षदीप, क्या बटरफ्लाई भी काफी क्या चला गया? यस खुशबू, आज पोल नहीं आ रहा है ललिता, मैं बोल दूंगी। वैसे तो इस चीज़ को भी हम मीटिंग में उठा चुके हैं कि कुछ बच्चों के पोल का इशू रहता है, उसको प्लीज़ देखा जाए। हाँ जी, यस सुहाना, खुशी, कृष्णा, रघुवंशी, थैंक यू बेटा। आओ अच्छा, मुस्कान को, अच्छा हाँ, चलिए, यस आई विल प्ले इट फॉर यू। पोल नहीं आ रहा है, मैं बोल दूंगी। तो कॉकरोच का मुख जो होता है वो अवशोषक प्रकार का नहीं होता है, काटने और अवशोषित वाला नहीं होता है, काटने और चबाने वाला होता है। हाँ ठीक है, काटने और चूसने वाला नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। लेट्स चेक, वेट वासु, आई प्ले इट फॉर यू, आई टोल्ड ना। 79 पॉइंट, लगभग 80% बच्चों का आंसर सही है। लवी, शुभ, हसनैन, विवेक, ओवरऑल अगर देख लें तो काफ़ी बच्चे हैं मतलब जिनके सारे सही हैं। और नाम तो देख मैं बोलूंगी भाई, सही बता देगा तो ज़्यादा अच्छे से बोल दूंगी, अदरवाइज तो नाम मत बोलो तो रहेगा ही। यस, सो दिस इज ऑल अबाउट अपना आज का सोमेश, बधाई हो। सारांश, आज बेटा हमने कॉकरोच पढ़ा। कॉकरोच में आज हमने इसका मॉर्फोलॉजी देखा, यानी कि बायाकारिकी देखी, ठीक है। मॉर्फोलॉजी मतलब कि हमने बायाकारिकी पढ़ ली। और अब हम बात करेंगे आंतरिक आकारिकी की। आंतरिक आकारिकी में बेटा आज हम पाचन तंत्र पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने इनकी एनाटॉमी देख ली, और एनाटॉमी में बेटा हमने आज पाचन तंत्र देख लिया है। बाकी इसका श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिसंचरण हो गया, जनन हो गया, तंत्रिका हो गया, ये सब बेटा हम नेक्स्ट क्लास में यानी कि कल पढ़ेंगे। थैंक यू चोचो मैम। भाई मैं तो नहीं हूँ चोचो, मैं तो इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्लाती हूँ, वो मैडम की तो आवाज़ नहीं निकलती थी, बट मैम थी बहुत प्यारी। होमवर्क में बेटा आज आपको डीपीपी क्या है अपनी, आई गेस 5 मिलेगी, 5 या 6 मिलेगी, डीपीपी 6 मिलेगी, ठीक है, ये कर लीजिएगा। इसके अलावा बेटा मैं आपको और बता देती हूँ होमवर्क, डीपीपी अपना वहाँ से मॉड्यूल से बता देती हूँ क्वेश्चंस। वेट बेटा, नथिंग, कॉकरोच के क्वेश्चंस कहाँ हैं? तो ये हो गया बेटा आपका प्रारंभ अभ्यास 1, प्रारंभ अभ्यास 1। और इसमें बेटा आपको जो क्वेश्चन करने हैं वो करने हैं आपको 39, 40, 41, 43, 44,
45, 46, 47, 48, no, keep it back, 52, 55। इतने क्वेश्चंस बेटा आज आपको होमवर्क में करने हैं मॉड्यूल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। अपना ध्यान रखिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लवी मिश्रा, अच्छा ईशाल वर्मा चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको सब क्लियर हुआ होगा। और जिनको नहीं क्लियर हुआ है, मैं सिर्फ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर सकती हूँ कि प्लीज़ एक बार आप इसको रिवाइज कर लें, लेक्चर को वापस से देख लें, एनसीईआरटी को रीड कर लें, चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा। मिलेंगे कल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।